नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक चैनल पर। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं एक स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, जो कि अक्सर लोगों को क्रिकेट की जो रेड टेनिस बॉल आती है उससे खेलते समय, या इवन कॉर्क बॉल से भी, जो स्टैंडर्ड रेड कॉर्क बॉल आती है उससे भी लग जाया करती है। तो वो लगने से जो फिंगर की जो डिफॉर्मिटी होती है उस तरह की फिंगर बन जाती है, और ये फिंगर लेकर के लोग अक्सर 3 या 4 हफ्ते बाद हमारे पास आते हैं कि अभी पेन तो काफी कम हो गया लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है, सीधी नहीं हो पा रही। तो साथियों, आज इस इंजरी के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, और ये वीडियो एक पब्लिक अवेयरनेस उन स्पोर्ट्समैन के लिए है जो, चूंकि इनकी एक स्पोर्ट्समैन की एक खासियत होती है, वो काफी रेजिलियंट होते हैं अपनी इंजरीज को लेकर के, बहुत सहन शक्ति होती है उनमें। तो इस वीडियो के जरिए मैं एक अवेयरनेस लाने का प्रयत्न कर रहा हूं साथियों कि अपने को जब भी कभी ये इंजरी हो जाती है तो एक तो अव्वल तो ये डायग्नोसिस करना आसान है, बहुत आसान है। जब भी कभी ऐसा हो जाए, मान करके चलिए कि आपको शीघ्र एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना जरूरी है। Within 24 to 48 hours, you must make sure that you see an orthopedic surgeon in your nearby vicinity. तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे साथियों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। सब्सक्राइब करें लोक टॉक्स चैनल को प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए एंड लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, डूज एंड डोंट्स विद मैलेट फिंगर इंजरी। दिस इज अ पब्लिक अवेयरनेस वीडियो फॉर स्पोर्ट्स पीपल. One point to understand is that as soon as you sustain this kind of injury, the ball hits on the tip of your finger and you develop this kind of deformity. The finger becomes like this, all right? So one should report to an orthopedic surgeon in the nearest orthopedic center or any general hospital where orthopedic surgeon is available. Get your x-rays done. The very important thing is not to detect things very late. The very purpose of making this video is that a lot of patients I have seen in last few months that they have reported almost 4, 5, 6 weeks later, when they discover that the pain is not going and the deformity is still remaining, and pain is of course reduced by 50-60% in due course of time, but the deformity is not going. There is a structural disturbance, derangement has happened there. यहाँ का जो एक्सटेंसर टेंडन होता है वो रप्चर हो जाने की वजह से यहाँ पे 3 एक्सटेंसर स्लिप्स होती हैं। ये एक 2 साइड से रहती है, एक सेंटर में रहती है। जो सेंटर वाली रहती है वो जिस डिस्टल बोन पे जो अटैच हो रही है, डिस्टल फैलेंक्स पे जो अटैच हो रही है, वो अटैचमेंट रप्चर हो जाता है। उस कारण से ये फिंगर डिफॉर्मिटी इस तरीके से हो जाती है। इसको कहते हैं मैलेट फिंगर। लेकिन एक्सरे क्यों जरूरी है? ताकि आप टाइमली ये डिटेक्ट कर पाएं कि कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत तो नहीं है। सर्जरी किन केसेस में जरूरत होती है? सर्जरी उन केसेस में जरूरत होती है जहां पर एक बड़ा चंक, इस बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस है उसका चंक काफी बड़ा हो और डिस्प्लेस हो चुका हो। तो वो हमको रिड्यूस करके काफी 2-3 तरीके के प्रोसीजर्स हैं, वो हम करते हैं उसमें। तो वो आप जब ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएंगे, जो भी आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो आपको सही गाइड कर पाएगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद है, आपको पहली चीज तो यह है कि डरने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत है कि ये मैलेट फिंगर इंजरी है। ठीक है, ये आप खुद भी पता कर पाएंगे ये क्या इंजरी है। कि अगर इस तरीके से इंजरी हो जाए और आप इसको सीधा ना कर पाए, ठीक है, हर फिंगर को हम सीधा कर सकते हैं। हम सीधा इसलिए कर पा रहे हैं ताकि ये जो सेंट्रल एक्सटेंसर टेंडन है ये इंटैक्ट है। जब ये बेंट रहता है और सीधा नहीं हो पाता है, इसका मतलब यह है कि एक्सटेंसर टेंडन रप्चर कर गया है और इंजरी हो चुकी है, इसके कारण नहीं सीधा आप नहीं कर पा रहे हैं। सो एज सुन एज यू सस्टेन दिस इंजरी, you should be able to make out that it is a mallet injury. Point number 1. What is the commonest mechanism of injury? That a ball will hit on the tip of the injury and it will result in sudden bending and a deformity with which you are not able to correct it. What to do next? Seek a consultation with an orthopedic surgeon in your nearest vicinity. And orthopedic surgeon only is the right person to guide you on the treatment of this particular injury. To get an X-ray done, to find out is there any bony avulsion at the base, any intra-articular fracture also, or it's only extensor tendon rupture. So that the diagnosis and the plan of treatment, you can receive it at the earliest point of time. So this is very, very important. As orthopods, we have come across
very commonly that patients do present after almost 3 to 6 weeks time of having this deformity, and then it becomes very late, and if delayed presentation needs little different surgical procedures. Many times whenever we have explained patients the delayed management procedures, then a lot of patients do vanish and they are not left with any other choice than accepting this kind of deformity. So a promptly manageable injury becomes a lifetime deformity. So you are not left with any other choice than accepting this deformity. This in fact gives an excellent results in conservative management and in 5 to 10% of cases which needs operative management. What 90% patient needs is only conservative management. What we need in conservative management is to use one splint which immobilizes only distal interphalangeal joint to keep it slightly hyperextended so as to facilitate the extensor tendon injury, and that the duration is very important, minimum 10 weeks duration it has to be immobilized. 5 to 10% of patients only may need surgical management if the fracture is a big chunk is there which will need to be reduced and fixed, and that avulsion fracture may need operative management only. Otherwise 10 weeks of using a stack splint is fairly good enough treatment for this particular time, this particular deformity. And most of the patients, I mean, I'm yet to see a compliant patient. Yes, patient compliance is very important, as we rely completely on the patient to keep that splint on, and that keeping that splint on is completely your responsibility. So as long as you retain that splint for 10 weeks time, you are definitely going to recover much faster and without any long-term disability and any problems in long run. So this is very important. I felt that I should make a video on this particular topic, that prompt diagnosis that there is no intra-articular major chunk of intra-articular fracture of the distal phalanx which needs to be reduced and fixed, that you need to be discovered much earlier as soon as you sustain injury. And then if it is not there, if it is only soft tissue extensor mechanism injury, extensor tendon injury, then the treatment is not at all very difficult. You can just simply use that stack splint for a period of 10 weeks. So this is the most important point I wanted to bring it up to you. I think I'm very clear. 3 points again I would like to summarize. Early detection. Second important point in the treatment is use of stack splint for 10 weeks time, and the management results of conservative and operative management results are excellent. Nothing much to worry at all. Thank you very much. Bye-bye. See you sometime in next video. Bye-bye.